जापान के हिरोशिमा में G7 समिट हो रहा है। दुनिया के 7 समृद्ध देशों का समूह है G7। G7 में अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान और यूके हैं। ये देश आर्थिक, औद्योगिक और सामरिक ताकतों से सामर्थ्यवान है। इस समूह की बैठक सालाना तौर पर होती है। बैठक में सदस्य देशों के साथ साथ और देशों को भी बुलाया जाता है। भारत उन देशों में शुमार है जिसे हर बार इस बैठक में बुलाया जाता है। साल 2019 के बाद से पहली बार साल 2003 में भी अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, उन्हें बुलाया गया था। दक्षिण एशिया में भारत को एक लीडर के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में G7 में भारत को बुलाने के पीछे सदस्य देशों के अपने भी हित हैं। आज हम इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि G7 जैसे ताकतवर समूह का सदस्य ना होने के बावजूद भी भारत को क्यों बुलाया जाता है और इतनी तरजीह कब से और क्यों दी जा रही है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यह पहला मौका नहीं है जब भारत को G7 की बैठक में बुलाया जा रहा है। इससे पहले भी कई मौकों पर भारत G7 की बैठक में आमंत्रित किया जा चुका है। लेकिन क्या कारण है कि दुनिया के इस समृद्ध समूह के बीच भारत की साख बढ़ रही है और हर बार उसे बुलाया जा रहा है। साल 2019 में फ्रांस में हुए G7 की बैठक में भारत ने शिरकत की थी। भारत और फ्रांस हमेशा से सच्चे दोस्त रहे हैं। इसके बाद साल 2020 में अमेरिका में G7 की बैठक होनी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे कैंसिल करना पड़ा था। साल 2021 में G7 की बैठक यूके में हुई और भारत को फिर से न्योता मिला। 2022 में जर्मनी में यह बैठक हुई थी और भारत फिर शामिल हुआ। अब जब इस साल जापान में यह बैठक होने जा रही है तो फिर से भारत को न्योता मिला है और पीएम नरेंद्र मोदी इस बैठक में शिरकत करने के लिए जापान जा रहे हैं। अब सवाल ये उठते हैं कि भारत को क्यों लगातार इस बैठक में बुलाया जा रहा है। क्या भारत इस समूह का परमानेंट हिस्सा बनने वाला है? कयासबाजियों से इधर जाएं तो इसके चांसेस हैं तो, लेकिन दिल्ली अभी दूर है। हालांकि भारत की बढ़ती पूछ के कुछ कारण जरूर नजर आते हैं, जैसे कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने जो दुनिया में अपनी साख बनाई है उसे कोई भी देश नजरअंदाज नहीं कर सकता। G7 दुनिया के बाकी सभी समूहों में सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से 3 इसके हिस्सा हैं, अमेरिका, फ्रांस और यूके। सुरक्षा के लिहाज से चीन ने दुनिया भर में अपनी छवि खराब की है। चीन के उसके हर पड़ोसी के साथ रिश्ते खराब हैं, अमेरिका से भी खराब है। ऐसे में चीन को लेकर सुरक्षा परिषद भी कोई ठोस फैसला नहीं ले पाता, क्योंकि चीन भी स्थायी सदस्य है। उत्तर कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम हो या फिर रूस यूक्रेन युद्ध, सुरक्षा परिषद से ज्यादा G7 के देशों ने अपना प्रभाव दिखाया है। चीन ने रूस और उत्तर कोरिया के मुद्दे पर हमेशा चुप्पी साधी और अपना ही हित देखा। ऐसे में दक्षिण एशिया, खासकर इंडो पैसिफिक में चीन को काउंटर करने या उसे चेक में रखने के लिए G7 देशों को भारत में अपना पार्टनर नजर आता है। दूसरा बड़ा कारण यह भी है कि भारत एक लोकतंत्र है। यहाँ पर एक स्थायी सरकार है जिसका नेतृत्व एक सशक्त नेता कर रहे हैं। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत फैसले ले रहा है। वैश्विक पटल पर कोई भी मुद्दा हो, भारत ने हर बार बिना लाग लपेट के अपना स्टैंड क्लियर किया। यूक्रेन युद्ध मामले में रूस को खरी खोटी सुनाना हो या कोविड-19 के बुरे दौर में दुनिया भर को वैक्सीन या दवाएं देनी हो, अपने देश के लोगों के साथ साथ दूसरे देश के लोगों को भी मुश्किल घड़ी में सुरक्षित निकालना हो, हर बार भारत ने अपने फैसले बगैर किसी दबाव में आकर या किसी के प्रभाव में आकर लिए। साथ ही साउथ चाइना सी का मुद्दा जब देखा जाता है तो वहां पर फिलीपींस का एक विवाद जारी है, जिसे लेकर फिलीपींस इंटरनेशनल कोर्ट भी गया था, लेकिन चीन माना नहीं। वहीं दूसरी तरफ भारत और बांग्लादेश का एक मामला इंटरनेशनल कोर्ट गया। कोर्ट ने बांग्लादेश के पक्ष में फैसला दिया और भारत ने उसे स्वीकार भी किया। एक स्वस्थ लोकतांत्रिक देश होना और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना, यही वो कारण है जो भारत को G7 देशों का नेचुरल अलाय बनाते हैं। दक्षिण एशिया का जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूं, लेकिन अब बात ग्लोबल साउथ की करते हैं। जियोपॉलिटिक्स की किताबों में दुनिया को 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। एक है ग्लोबल नॉर्थ और दूसरा है ग्लोबल साउथ। ग्लोबल नॉर्थ में वो सभी देश आते हैं जो विकसित हैं, सामर्थ्यवान हैं। वहीं ग्लोबल साउथ में वो देश आते हैं जो विकासशील हैं। इसमें मुख्य तौर से एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देश आते हैं। भारत ग्लोबल साउथ के उन देशों में शुमार है जो तेजी से विकसित हो रहा है। भारत में सभी क्षमताएं और बेहतर भविष्य सबको साफ तौर से नजर आते हैं। ऐसे में अगर भारत को G7 में शामिल किया जाता है तो इसे G7 में ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधि के तौर पर देखा जाएगा। साथ ही जब से जापान को G7 की अध्यक्षता मिली है, तभी से ग्लोबल साउथ को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश बाकी के सदस्य देशों ने शुरू की है। भारत इस साल G20 की भी अध्यक्षता कर रहा है। G7 में भारत का शिरकत करना बताता है कि अब भारत को एक गंभीर, जिम्मेदार और बड़े लोकतांत्रिक ताकत के तौर पर माना जा रहा है। हालांकि भारत को G7 में इतनी आसानी से शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये इतना आसान है भी नहीं।
साथ ही आप चीन को सीधे तौर पर भड़का भी नहीं सकते। चीन दुनिया की फैक्ट्री है। चीन को चेक एंड बैलेंस में रखने के लिए भारत को साथ तो ला सकते हैं, लेकिन G7 देशों के सामने अपने भी हितों की रक्षा का सवाल है। G7 समिट में इसी कारण से मुख्य बैठकों से इतर अफ्रीका, एशिया, सेंट्रल एशियाई देशों, अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट के लिए स्पेशल सेशंस रखे गए हैं। जाते जाते एक और बात आपको बता देता हूं, G7 कितना ताकतवर है इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि G7 के सदस्य देशों की जो कुल आबादी है वो दुनिया की आबादी की 10% है और कुल जीडीपी दुनिया की जीडीपी की 40% है। G7 एक इनफॉर्मल ग्रुप है जो दुनिया के 7 बड़े लोकतांत्रिक देशों को मिलाकर बनाया गया है। हर साल ये मिलते हैं और दुनिया की इकोनॉमी, गवर्नेंस, सुरक्षा और एनर्जी पॉलिसी को लेकर चर्चा और समीक्षा करते हैं। इस तरीके की तमाम किस्से कहानियों और जानकारियों के लिए आप देखते रहे टाइम्स नाउ ऑफ भारत। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे थे तो हमारा पेज फॉलो करें।